बशीर बद्र, ये उर्दू के काफी रिनाउंड पोएट थे। इनका डेथ हो गया भोपाल में 91 ईयर्स की एज में कल। और ये 15 फरवरी 1935 को इनका जन्म हुआ था। ये उर्दू में अपनी मास्टरी के लिए काफी जाने जाते थे। इनका 69 गजल का कलेक्शन है, इसको आस है। और इनको जो है वो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था उर्दू के लिए 1999 में। फिर इसके अलावा इनको पद्मश्री भी मिला था उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के द्वारा। और बिहार उर्दू एकेडमी के द्वारा इनको और काफी सारे प्राइजेस मिले थे। वाइडली नोन थे ये, इनका काफी रिकॉग्निशन था। और उर्दू लिटरेचर के लिए इन्होंने काफी काम किया था। फिर एक मूवी नई बनी है, ठीक है, तो उसमें मतलब दिखाया गया है कुतुब शाही डायनेस्टी के बारे में। मतलब हमारे एग्जाम के लिए बस ये जानना जरूरी है कि इसका क्या था, टाइम पीरियड क्या था, किस कहाँ से रिलेटेड है। तो कुतुब शाही डायनेस्टी, इसने गोलकोंडा सल्तनत पूरा इन्होंने रूल किया था 1518 से लेके 1687 तक। और इन्हीं के जो पूरा चीजें हैं उसके बारे में जो है वो भी न्यू मूवी रहे बन रही है, उसमें जो है वो दिखाया गया है। और इसमें इनका रिच हिस्ट्री और इन सब के बारे में दिखाया गया है। और ये एक मोहम्मद अली बैग है, तो ये हेरिटेज थिएटर से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने इस पे पूरा बनाया है। और कुतुब कुतुब सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इन्होंने हैदराबाद का इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, ये फाउंडर हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपना ये जो नया फीचर फिल्म बनाया है बैग ने, इसका नाम है चांद तारा। तो इसमें इन्होंने इनके डायनेस्टी के बारे में काफी सारी चीजें हैं जो है वो दिखाई हैं। कुतुब शाही डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो अपने आर्किटेक्चर ये मैम कंट्रीब्यूशन क्या मतलब बुक है, ये चांद तारा क्या है? मूवी है, मूवी अच्छा। मूवी है। और ये जो है वो अपने आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन के लिए काफी फेमस है। हैदराबाद का जो आइकॉनिक चार मीनार है, साथ ही साथ जो गोलकोंडा फोर्ट है, वो इन्होंने ही इन्हीं के टाइम पे जो है वो कुतुबशाही डायनेस्टी के टाइम पे ही जो है वो बना था। और ये डेक्कन में जैसे साउथ में जो है वो इन्होंने पूरा नया ट्रेडिशन शुरू किया इस्लाम का, और जो वहाँ का कल्चर था उससे मिलता जुलता हुआ। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में पूरा इसमें जो है वो दिखाया गया है। और तो ये याद रखना कि जैसे कि मान लो पूछ दिया जाए कि डायनेस्टी कहाँ से रिलेटेड है, या कभी कभी फोर्ट वगैरह के बारे में भी पूछ सकते हैं। चार मीनार काफी फेमस है। फिर नेशनल टेक्नोलॉजी डे प्रोग्राम था। ये हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, ये पालमपुर में है, तो यहाँ पे मनाया गया। और उसी मतलब टेक्नोलॉजी डे तो 11 मई को था, लेकिन उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे जो है वो प्रोग्राम वगैरह थे। और टेक्नोलॉजी डे जैसे हमें पता है कि जो पहला हमारा जो हमारा सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे 1998 में, उसके उसमें जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और हिमालयन रीजन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए काफी काम हो रहा है। कई सारे इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं हिमालयन रीजन में, ताकि वहां पे जैसे कि एक एरोमा मिशन है, फ्लोरिकल्चर मिशन है, जिसके तहत जो नई अपॉर्चुनिटीज डेवलप की जा रही है, नए स्टार्टअप्स बनाए जा रहे हैं वुमेन्स फार्मर्स के लिए। ठीक है, कि ताकि जो हिमालयन रीजन्स हैं उनका प्रॉपर और डेवलपमेंट हो सके। एरोमा मिशन भी सीएसआईआर का ही मिशन है। और इसके तहत जो है वो प्रमोट किया जा रहा है एरोमेटिक प्लांट्स के कल्टीवेशन को, जिनका की यूज एसेंशियल ऑयल वगैरह के लिए किया जाता है। और इससे जो है वो जो रूरल लाइवलीहुड है और ज्यादा जनरेट होगा और चीजें बेहतर होंगी। साथ ही साथ फ्लोरिकल्चर मिशन है। इसका जो ये स्कीम है, इसका एम है कि फ्लावर कल्टीवेशन को और एनहांस करना, ट्रेड करना, ताकि जो फार्मर्स हैं उनके लिए जो है वो नए रिसोर्सेज जो है वो डेवलप हो सके। जैसे हमने पढ़ा है कि जैसे सिक्किम है, वहां पे जो है वो ऑर्किड वगैरह को काफी उगाया जाता है, वहां पे पूरा ऑर्किडेरियम वगैरह है। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, जो हिमालयन स्टेट्स हैं, वहां पे भी जो है वो फ्लोरिकल्चर को बहुत ज्यादा बढ़ावा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, ताकि आगे आने वाले टाइम में इस सेक्टर में और भी बेहतर तरीके से काम हो सके। फिर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने कहा है कि जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है, ये
बढ़ेगा और न्यू लेवल्स पे जा सकता है आगे वाले आने टाइम में, नेक्स्ट 5 इयर्स में। और इन्होंने कहा है कि आर्कटिक जो टेम्परेचर है उसमें काफी सारे एनोमलीज जो है वो देखने को मिल रही हैं। और अभी इनकी डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट आई है, ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट 2026 टू 2035। और इसको ब्रिटेन का मेट ऑफिस और डब्ल्यूएमओ लेड सेंटर, ये फॉर एनुअल टू डेकेडल क्लाइमेट प्रिडिक्शन, इन्होंने जो है वो इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है। तो इसमें उन्होंने बताया कि काफी सारे चेंजेस होंगे। और इन्होंने कहा है कि जो 26 से लेके 30 तक का पीरियड है, इसमें जो रेंज रहेगा वो 1.3 टू 1.9 डिग्री रहेगा। और उन्होंने कहा है कि अभी जो 26 का ईयर है, लास्ट जो सबसे वार्मेस्ट ईयर था वो 2024 था, तो उसको सरपास कर सकता है, क्योंकि अल नीनो जो है वो प्रिडिक्टेड है इस ईयर के एंड में। और माना जा रहा है कि अब जब इसका इम्पैक्ट और ज्यादा पड़ेगा, तो अगले साल तक 2027 तक जो है वो जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसमें और रिकॉर्ड इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है। तो डब्ल्यूएमओ जैसे है, ये वेदर, क्लाइमेट और वाटर रिसोर्सेज से सारी चीजों को से रिलेटेड सारी चीजों को देखने का काम करती है। अल नीनो इस बार इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि अल नीनो के बारे में डिफरेंट न्यूज आ रही हैं। आईएमडी ने भी बोला है कि इंडियन मॉनसून सिस्टम पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी वजह से हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर है, उस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये दोनों चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट रहेंगी। फिर इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने 10,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा जो है वो फंड रिलीज किया, और इसके तहत 12 स्टेट्स हैं, यहाँ पे जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण योजना के तहत जो है वो लोगों को घर जो है वो बनाए जाएंगे। और 12 स्टेट्स के लिए जो है वो फंड रिलीज किया गया है, जिसमें असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ये सारे स्टेट्स हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये लॉन्च किया गया था 2016 में। इसका एम है कि हाउसिंग फॉर ऑल, मतलब सबको, जो भी रूरल एरियाज में लोग हैं उनके लिए, सबके लिए घर प्रोवाइड करना, 2024 था। और इसमें जो प्लेन एरियाज हैं उनमें 1.20 लाख तक का जो है वो एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। हिली रीजन्स में ये थोड़ा ज्यादा है, 1.3 है। ठीक है। और जो बेनिफिशरीज हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस 2011 का हुआ था, उसके बेसिस पे जो है वो इनको प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ जो घर होते हैं वो या तो फीमेल के नाम पे होते हैं या ज्वाइंट ओनरशिप जो है वो रखा जाता है। तो इन्होंने कहा है कि हम जो है वो उसमें और मतलब तेजी ला रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो हाउसेज हैं वो कंप्लीट हो सके। फिर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, इन्होंने एक 3 डे का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो चला रहे हैं, और ये 25 टू 27 मई तक चला न्यू दिल्ली में। फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन लीगल प्रोविजंस फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन। और ये जो प्रोग्राम है इसको कंडक्ट कराया गया अंडर मिनिस्ट्री, मतलब जो पंचायत मिनिस्ट्री है उसी के अंतर्गत एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है निर्भय रहो इनिशिएटिव। और इसको निर्भया फंड के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और इसमें साथ ही साथ दो और मिनिस्ट्रीज, मतलब एक तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है ही, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का कोलैबोरेशन है। साथ ही साथ नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया है, ये बेंगलुरु में है, ये भी इसमें जो है वो हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। तो माना जा रहा है कि इसके थ्रू जो इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन लोगों को और स्ट्रेंथन करना, उनकी कैपेसिटीज को बेहतर करना, वुमेन सेफ्टी, लीगल अवेयरनेस, जेंडर सेंसिटिविटी पे पूरा काम करने के लिए इसको किया जा रहा है। और निर्भय रहो इनिशिएटिव ये लॉन्च हुआ था निर्भया फंड के अंतर्गत, और ये लॉन्च हुआ 11 मार्च 2026 को। ठीक है। तो महिलाओं को और सशक्त करने के लिए, गवर्नेंस को और बेहतर करने के लिए इसको पूरा लागू किया गया है। और निर्भय फंड की अगर हम बात करें तो ये स्टैब्लिश किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2013 में, जब दिल्ली गैंगरेप कांड हुआ था। उसके बाद डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ले आए गए ताकि जो वुमेन की सेफ्टी है, जो सिक्योरिटी है, उसको और बेहतर कराया जा सके। ठीक है। और
नोडल एजेंसी अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है इस फंड का। और इसके अलावा पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है ये भी इसमें हेल्प कर रहे हैं। और ये जो जेंडर इक्वालिटी का एक गोल है जो आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 के अंतर्गत। फिर गोल 16 है जो कि पीस जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, उसको और स्ट्रेंथन करता है। और ये जो वर्कशॉप पूरा चली है इसमें निर्भय नेत्री है, इस पे फोकस किया गया है कि कैसे कैपेसिटी बढ़ाई जाए, लीगल अवेयरनेस बढ़ाया जाए, जो इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके लिए निर्भय चेतना है। ठीक है। और कैसे जो मेल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको और सेंसिटिव बनाया जा सके, जेंडर इक्वालिटी के तहत काम कराया जा सके। साथ ही साथ निर्भय दृष्टि है, ये सारे इनिशिएटिव जो है वो निर्भय रहो के अंतर्गत जो है वो हैं। और इसके तहत सीसीटीवी कैमरास लगाए जाते हैं ताकि सेफ्टी जो है वो उसको बेहतर किया जा सके, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें सब जगह। और इसका एम है कि 14.5 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स तक जो है उनको पहुंचाना। और अक्रॉस द कंट्री उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, अवेयरनेस बढ़ाना। ठीक है। वुमेन के लिए एक सेफर और बेहतर एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करना। फिर सिक्किम को डिक्लेयर कर दिया गया है फुल्ली पंचायतों लिटरेट में स्टेट। जो सिक्किम फुल्ली लिटरेट स्टेट हो गया है। और ये उल्लास इनिशिएटिव है। उल्लास इनिशिएटिव लॉन्च हुआ 2023 में। और ये इसका मीनिंग है, फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है ताकि जो जितने भी इंडिविजुअल हैं उनके एजुकेशन पे वर्क जो है वो किया जा सके। और इसने पहले का एक साक्षर भारत मिशन था उसको रिप्लेस करके इसको ले आया गया और उसको ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाया गया है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाया गया है। एडल्ट एजुकेशन पे भी इसमें फोकस किया गया है, साथ ही साथ डिजिटल लिटरेसी को बढ़ा देने के लिए इसमें वर्क जो है वो हो रहा है। तो सिक्किम जो है ये भी फुली लिटरेट स्टेट बन गया है। और प्रधान राष्ट्रपति जो है वो सिक्किम के अपने 3 डे के विजिट पे थी। तो यहाँ पे कन्वोकेशन सेरेमनी था सिक्किम यूनिवर्सिटी का जो कि गैंगटॉक में है। तो वहां पे इन्होंने ये घोषणा भी की और उनको एक ऑफिशियल जो है वो रिकॉग्निशन मिल गया फुल्ली लिटरेट स्टेट का। इसके अलावा यहाँ पे सिक्किम में जो है वो ऑर्किडेरियम का भी विजिट किया, साथ ही साथ जो है वो प्रेसिडेंट और मेडल भी जो है वो उनको प्रोवाइड किया गया सिक्किम पुलिस को उनके बेहतर वर्क के लिए। फिर हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ में एल्जाइमर के एल्जाइमर्स डिजीज के लिए एक नया जो है वो ब्लड टेस्ट आया है। और एल्जाइमर डिजीज एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होती है। और इसमें जो सबसे कॉमन वो उसका वो होता है लक्षण जिसको कह लो, वो होता है कि इसमें लोग भूल जाते हैं और चीजें याद नहीं रख पाते हैं। इसकी वजह से 55 मिलियन लोग वर्ल्ड वाइड जो है ये इनको इफेक्ट होता है। और माना जा रहा है कि अल्जाइमर्स जो है वो आगे आने वाले टाइम में और इसका नंबर बढ़ेगा, 2050 तक ट्रिपल हो जाने का जो है वो पूरा आशंका इसमें है। तो अभी साइंटिस्ट ने एक नया ब्लड टेस्ट जो है वो इन्होंने डेवलप किया है। और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स इन्होंने पाया कि ब्लड बायोमार्कर है जो कि टाउ और एमाइलॉइड के प्रोडक्शन को देखता है। तो ये ज्यादातर एसोसिएटेड होते हैं कॉग्निटिव डिक्लाइन से रिलेटेड। तो इनको जो बायोमार्कर्स हैं इनको रिलेट करके कि कैसे जो है कॉग्निटिव डिफरेंसेस जो है पाए जाते हैं मिडिल एज एडल्ट जो एडल्ट्स होते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे उनका एजिंग होता है वैसे वैसे जो उनकी मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको देखने के लिए। ठीक है। तो जितना अर्ली जो है वो डिटेक्ट किया जाएगा उतनी जल्दी इस पे जो है वो टैकल मतलब ट्रीट उसको जो है वो किया जाएगा। तो इसमें कहा गया है कि बेहतर तरीके से इनको टारगेट किया जाएगा। तो इन्होंने बताया है कि जो नए रिसर्च है इसमें अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा तो 40% जो डिमेंशिया के केसेस हैं उनको और डिले किया जाएगा या रोकने में जो है वो हेल्प मिलेगी। तो इन्होंने नई सारी चीजें डेवलप की। तो अल्जाइमर्स वैसे भी अक्सर पूछा भी जा चुका है। और ब्लड मार्कर्स को लेके जो है इन्होंने नया टेस्ट बनाया है। फिर आगे वाले आने वाले टाइम में और भी इसमें चीजें जो है वो निकल के आएंगी जब इसमें और फर्दर रिसर्च होगी।
कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड एक आर्टिकल निकला था। इसमें बताया गया है कि इंडिया में जो कलर ब्लाइंडनेस है वो काफी प्रेवलेंट है, और साथ ही साथ इनका जो अंडरस्टैंडिंग है और जो नॉलेज है अबाउट कलर ब्लाइंडनेस ये काफी कम है। बहुत कम लोग इसके बारे में ध्यान देते हैं। और जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो बिलीव करती है कि कलर ब्लाइंडनेस होता है व्हेन वन सीज द वर्ल्ड ओनली इन शेड्स ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट। बट ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कलर ब्लाइंडनेस है, ज्यादातर जिन लोगों को होता है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं कुछ कलर्स में। जैसे इसमें जो मेन कलर्स हैं वो आता है रेड और ग्रीन में डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते हैं। ब्लू और येलो का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें जो है वो डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। इंडिया में अराउंड 8% ऑफ जो मेन हैं और 0.5% जो वुमेन है वो कलर ब्लाइंडनेस से सफर करती हैं। तो पोटेंशियल है कि मतलब ऑलमोस्ट 70 मिलियन पॉपुलेशन जो है ये कलर ब्लाइंड जो है वो हो सकते हैं। और इसमें रेड ग्रीन टाइप का जो विजन प्रॉब्लम है, ये सबसे कॉमन टाइप का कलर ब्लाइंडनेस माना जाता है। और ये चूंकि एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो ये एक्स क्रोमोसोम में जेनेटिक म्यूटेशन होता है, उसकी वजह से ये होता है। चूंकि जो मेंस होते हैं उनके पास एक ही एक्स होता है, जो मेंस का डीएनए होता है उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम्स रहते हैं, तो इस वजह से ये ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, ज्यादा प्रोन होते हैं कि ये जो कंडीशन है ये अपने पेरेंट्स से जो है वो इसको इनहेरिट करते हैं कंपेयर टू वुमेन। इसीलिए जैसे इसमें बताया गया कि मेंस में 8% है और वुमेन में 0.5% है। और मल्टीपल टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस हैं, जैसे सबसे कॉमन रेड ग्रीन है, ब्लू येलो है। ठीक है, कुछ लोग जो है वो कंप्लीट कलर ब्लाइंड होते हैं, ये काफी अनकॉमन होता है, काफी जो है वो रेयर होता है। और कभी कभी ये जेनेटिक तो होता ही है, बट समटाइम्स ड्यू टू डायबिटीज, ड्यू टू ग्लोकोमा, कैटरेक्ट, इसकी वजह से भी कलर ब्लाइंडनेस जो है वो हो जाती है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है कलर से रिलेटेड विजन में, तो जो भी आई सर्जन है उनको उनसे जो है वो कंसल्ट करना चाहिए, दिखाना चाहिए कि कहीं ऐसी तो कोई सिचुएशन नहीं डेवलप हो रही है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में भी ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस बढ़ाने का भी नीड है, कैसे लोगों को और अवेयर किया जाए। ठीक है, तो ये है। इसमें अगर हम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देखें तो इशिहारा कलर टेस्ट, इसको जापानीज साइंटिस्ट डॉक्टर शिनोबु इशिनारा इन्होंने डेवलप किया था, ताकि एक ये कॉमन स्क्रीनिंग टूल है जिसमें डिफरेंट जो है वो कलर डॉट्स का जो है वो प्लेट्स यूज किया जाता है, उसको स्क्रीनिंग किया जाता है ताकि पता लगाया जा सके कि इंडिविजुअल में कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं। जैसे इतनी सारी इंफॉर्मेशन निकल के आई कि ये एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा लेटर भी डेवलप हो सकता है, जेनेटिक डिजीज है, क्या क्या कलर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो जैसे साइंस के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये पूछ सकते हैं। फिर अभी कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे अभी तक जो है वो चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया थे, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है और न्यू चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार जो है बनेंगे। और लीडरशिप यहाँ पे चेंज किया गया है। और अभी काफी सारा निगोशिएशन जो है वहां पे चल रहा था। तो जो अभी सिद्धारमैया जो अभी तक के सीएम थे, इन्होंने रिजाइन दिया है, उन्होंने कहा कि एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगे। फिर जो न्यू चीफ मिनिस्टर रहेंगे वो अपना काम जो है वो करेंगे। फिर अभी अभी जो हीट वेव्स चल रही है, अभी देखा गया है कि जो वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप है यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीट वेव देखने को मिल रही है। और जो टेम्परेचर है वो 10 to 15 डिग्री सेल्सियस अबव रह रहा है नॉर्मल से। और यूके फ्रांस में जो है वो हाईएस्ट एवर में टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और इसके अलावा इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्पेन, यहाँ पे भी काफी जो है वो इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और तो इसकी वजह से यहाँ पे काफी सारे जो है वो प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, काफी सारे लोगों की डेथ्स भी हुई हैं ड्यू टू हीट। और जो इसमें आया है, बताया गया है कि जो एक्सट्रीम हीट है ये इज एट्रीब्यूटेड टू हीट डोम। हीट डोम क्या होता है? एक हाई प्रेशर एयर सिस्टम होता है मिड ट्रोपोस्फियर में, जो कि बनता है अर्थ के 7 to 10 किलोमीटर के ऊपर। और इसमें जो वार्म एयर है उसको वो ट्रैप हो जाती है नियर द ग्राउंड। इसकी वजह से
ये ऊपर भी नहीं हो पाती है, डिसिपेट नहीं हो पाती, और इसकी वजह से वार्मिंग जो है वो और ज्यादा हो जाती है, बेहतर बढ़ जाती है। लोकल फैक्टर्स हैं जैसे कि ड्राई सॉइल, अर्बन हीट, आइलैंड इफेक्ट, ये सब की वजह से भी ये जो फिनोमेना है ये काफी बढ़ जाता है। अभी फोरकास्ट भी किया गया है कि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है ये जो हीट डोम बना है ये डिसिपेट हो और नॉर्मल टेम्परेचर या नॉर्मल रेंज जो है वो आगे आ सके। बट अभी चूंकि एल नीनो, इसका भी इमरजेंस हो रहा है जो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन है, तो इसकी वजह से और इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है। एक्सट्रीम यूरोपियन हीट जो है वो देखने को मिला था 2022 में। उस टाइम पे ला नीना का इफेक्ट हुआ था जो कि कूलिंग इफेक्ट करता है, बट उस टाइम पे भी यहाँ पे वार्मिंग जो है वो देखने को मिली थी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हीट जो है वो बढ़ रहा है। जो ग्लोबल एवरेज जो वार्मिंग है वो बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ बढ़ रहा है। और अभी प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि इस साल के अंत तक जो 26 में जो है वो अल नीनो का इफेक्ट रहेगा, तो मे बी जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें और भी टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलेगा, डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर टेलीकॉम बैटल ओवर प्रायोरिटी इंटरनेट सर्विसेज। तो अभी ऐसा हुआ है कि जो एयरटेल है वो एक अपना नया सर्विस लेके आया है, प्रायोरिटी पोस्ट बेस्ड सर्विस। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग जो कि पोस्ट पेड में, मतलब इसमें है कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे देंगे, कुछ एक्स्ट्रा वो चार्जेस लेंगे अपने 5G सर्विसेज के लिए, और जो कस्टमर्स रहेंगे उनको ज्यादा बेहतर, स्टेबल और कंसिस्टेंट जो है वो नेटवर्क प्रोवाइड किया जाएगा, और ये पोस्ट पेड यूजर्स के लिए एयरटेल इसको लेके आया है। ठीक है। और इसी को लेके काफी जो है वो डिस्प्यूट भी है। इसके पहले भी काफी सारे इश्यूज थे कि जो इंटरनेट सर्विसेज है उसमें किसी प्रकार का जो है, एक तरह से कह लो कि वीआईपी कल्चर जो है वो ना रहे, कि किसी को ज्यादा और बेहतर तरीके का नेटवर्क मिले, किसी को कम अच्छा नेटवर्क मिले। वाईफाई सबको इक्वल मतलब होना चाहिए, सबका इक्वल नेटवर्क जो है वो होना चाहिए। तो ये एयरटेल ने चूंकि ऐसी सर्विसेज लेके आए हैं, तो वोडाफोन आइडिया ने पूरा अपना नया जो है वो टारगेटिंग शुरू किया है एयरटेल को लेके, और एक कंज्यूमर कैंपेन चलाया है। इसकी वजह से काफी डिबेट जो है वो हो रहा है। और उनका कहना है कि इस तरह का जो ये सर्विसेज लेके आए हैं ये सही नहीं है, और उसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। ठीक है। और इन्होंने कहा है कि एक प्रेफरेंशियल स्पीड प्रोवाइड करना और जो सर्विसेज प्रोवाइड करना ये जो है वो अनइक्वल रहेगा, एक इक्वल जो डिजिटल इकोसिस्टम है उसको ये जो है वो नहीं करेगा। और अफोर्डेबल कनेक्टिविटी भी नहीं रह जाएगी सबके लिए, मतलब जो ज्यादा पैसा देगा वो ज़्यादा उसको जो है वो बेहतर नेटवर्क जो है वो मिलेगा, बेहतर स्पीड मिलेगी। तो ये है। और एयरटेल ने इसको डिफेंड किया है, और इन्होंने कहा है कि भैया हमारा जो है ये सिर्फ 5G नेटवर्क के लिए है, और चूंकि इस नेटवर्क से रिलेटेड, जो टेलीकॉम से रिलेटेड जो रूल्स हैं, ये प्रोहिबिट तो करते हैं डिस्क की, मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ नहीं होना चाहिए डेटा सर्विसेज के लिए, बट ये 4G सर्विसेज तक के लिए है। तो चूंकि ये जो लॉ है इसमें एक लूपहोल है कि आगे आने वाली सर्विस के लिए नहीं है, 5G के लिए नहीं है, तो इसी का ये बेनिफिट उठा रहे हैं। और अब जैसे मान लो अभी इस पे फिर नया कोई अगर गवर्नमेंट एक्ट लेके आती है, तब तक ये न्यू अपना 6G सर्विसेज लॉन्च कर देंगे। तो इसकी वजह से भी काफी जो है वो इसका क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं लोग। और इसमें देखना होगा कि फर्दर जो है वो क्या चीजें आती है। तो एक पब्लिक डिबेट पूरी छिड़ी हुई है कि क्या ये करना इनका सही है या नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इन्होंने अभी रिसेंटली अपहेल्ड किया है पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट अ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। मतलब इसके तहत जैसे जो बिहार में इलेक्टोरल रोल हुआ था, और इसको लेके जो है वो काफी विवाद भी हुआ था कि क्या जो प्रोसीजर कैसे फॉलो किया गया है। तो आर्टिकल 324 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पावर प्रोवाइड करता है इलेक्शन कमीशन को कि आप सुपरिटेंड करें, डायरेक्ट करें, कंट्रोल करें, इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करें। ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट है उसके, ये भी इनको अथॉराइज करता है कि आप ये जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो एसआईआर कंडक्ट करा सकते हैं। तो इसी को लेके केस चल रहा था, तो इस पे इनका फाइनल जजमेंट आया है। और जून 25 में जो एसआईआर पे बिहार का इनका एक ऑर्डर था, उसमें कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन में ने जो है वो कई सारे जो है लार्ज नंबर में एडिशन हुआ है और डिलीशन हुआ है जो इलेक्टोरल रोल्स हैं। उनका कहता है कि वहां पे रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ है, माइग्रेशन हुआ है, जिसकी वजह से डुप्लीकेट
काफी डुप्लीकेसी हो गई थी, तो इसके लिए जरूरी था। फिर बाद में हर जो स्टेट हैं जहाँ पे भी इलेक्शंस हुए हैं वहां पे एसआईआर कराया जा रहा है। और अभी एसआईआर का थर्ड फेज भी है। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ, एसआईआर जो भी करवाया है ये ठीक है। और एक्सरसाइज का इनके पास पावर है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो अपना एसआईआर का एक्सरसाइज करा सकता है। और इसमें इन्होंने कहा कि द वर्ड एनी इन द सेक्शन 21(3) शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड नैरोली एज ओनली फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो मतलब जो ये चैलेंज किया गया था इसमें, जो पेटिशन इसमें दायर किया गया था, तो इसमें जो की इशू था वो ये था कि क्या इलेक्शन कमीशन एम्पावर है टू कैरी आउट एसआईआर अंडर सेक्शन 21(3) ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट। और इसमें जो पेटिशनर था उन्होंने आर्ग्यू किया था कि स्पेशल रिवीजन जो है वो ओनली फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, मतलब पूरे स्टेट में नहीं कराई जा सकती है, किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कराई जा सकती है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसमें जो ओनली है उसको नैरो उसमें नहीं इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। और किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो है वो एसआईआर या इलेक्टोरल रोल रिवीजन जो है वो इलेक्शन कमीशन करवा सकता है, और ये इसके मैंडेट में है। सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए भी ये करवा सकता है। तो उन्होंने कहा कि एसआईआर सेटिस्फाई करता है प्रोपोर्शनैलिटी, जो कि मेजर करता है बियरिंग अ रैशनल नेक्सस टू द ऑब्जेक्टिव एंड सफिशिएंट प्रोसीजरल सेफगार्ड्स। इसमें कहा है कि ऑब्जेक्टिव भी जो है वो प्रॉपर है, और इसमें जो प्रोसेस के दौरान जो सेफगार्ड्स हैं उनको भी फॉलो किया गया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है कि ये जो है वो एसआईआर कंडक्ट कराए। लेकिन इन्होंने कहा कि जो सिटीजनशिप है उस पे ये अगर किसी का इलेक्शन कमीशन जो है वो नाम हटाता है, तो इससे उसके जो सिटीजनशिप है उस पे कोई इफेक्ट जो है वो नहीं आता है। तो अगर नाम नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो सिटीजन नहीं रहे। फाइनल जो डिटर्मिनेशन होता है सिटीजनशिप का, वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 का है जो है वो उसके तहत आता है। तो अगर कोई सिटीजन जो है वो इसके तहत जो है वो सिटीजन है, तो उसका फिर फर्दर जो है वो अपना नाम इंक्लूड इसमें करा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। फ्लोरल ट्रिब्यूट जो है वो पेड किया गया स्वतः ये विनायक दामोदर सावरकर, इनका जो है वो कल वो था पुण्यतिथि था। ये 28 मई 1883 को बॉर्न हुए थे। इनको वीर सावरकर कहा जाता है। ये इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये एक रिवॉल्यूशनरी थे, पोएट थे, राइटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे। और ये काफी फेमस है क्योंकि इनका जो है वो सेलुलर जेल है अंडमान निकोबार में, तो वहां पे ये काफी समय तक जो है बंद रहे थे। इनका पोर्ट्रेट जो है वो लगा है सेंट्रल हॉल ऑफ संविधान सदन में। और इनका ऑफिशियली जो है वो 2003 में जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे एपीजे अब्दुल कलाम, तो वहां उस टाइम पे इनका पोर्ट्रेट जो है वो लगा था। और इनको हिंदू नेशनलिस्ट भी कहा जाता है, प्रो इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी कहा जाता है। और इनका इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जो कि ब्रिटिश अथॉरिटीज ने इसको जो है वो बैन कर दिया गया था। फिर जब ये सेल्युलर जेल से छूटे 1924 में, तो ये अपने हाउस के अंदर ही जो है वो रहे थे। और तो ये सारी चीजें हैं। फिर डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। और इन्होंने नया पोर्टल लॉन्च किया फॉर नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2025। ये एक बायनियल जो है वो असेसमेंट फ्रेमवर्क वर्क है, जिसको कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इनके से ये डेवलप करते हैं, ताकि मेजर किया जा सके कि कितने इफेक्टिव तरीके से जो ई गवर्नेंस सर्विसेज है इसको बनाया जा रहा है, डिलीवरी किया जा रहा है, सिटीजन के लिए कितने बेहतर तरीके से ये काम जो है वो कर रहा है। तो ये NESDA या नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था 2019 में। और ये सिस्टमेटिकली इवेल्युएट करता है जो भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, कि वहाँ पे जो ई गवर्नेंस से जो सर्विसेज हैं वो कैसी हैं, कितना बेहतर तरीके से काम जो है वो कर रही है। फिर अभी इंफॉर्मेशन आई है कि 1200 फिशिंग हार्बर्स और जो फिशिंग लैंडिंग साइट्स हैं, इनको जो है वो
सीआईएसएफ के ओवरसाइट के मतलब इसके अंतर्गत जो है वो ले आया जाएगा। ठीक है। सीआईएसएफ या सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ये इस्टेब्लिश हुआ था 1969 में अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और इसका जो प्राइमरी टास्क है ये है कि ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, जैसे एयरपोर्ट्स हैं और जो भी हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको। और तो इनका एक्सपेंशन किया गया है कि फिशिंग हार्बर्स में भी। तो ये कोस्टल जो सिक्योरिटी है उसको भी मतलब यही है इनका एम कि उसको और बेहतर किया जाए। और अभी जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग अभी 1547 नोटिफाइड फिश लैंडिंग सेंटर्स और फिशिंग हार्बर्स हैं। 13 हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं और यूटीज, जिसमें वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, दमन एंड द्वीप, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सारी जगहें हैं। तो कोस्टल स्टेट्स के बारे में भी कई बार पूछा जाता है। साथ ही साथ जो कोस्टल स्टेट्स हैं, एरिया वाइज किसका सबसे ज्यादा है, इस तरह से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इसको एग्जामिनेशन पर्पस के लिए जो है वो याद रखना जो है वो जरूरी है। फिर इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ जो फिशरीज है, इन्होंने कई सारी स्कीम्स चलाई हैं, जैसे फिश ब्लू रिवॉल्यूशन की बात करती हैं। तो इसके तहत जो फिशरीज सेक्टर है उसको और बेहतर किया जा रहा है। फिर जर्मनी और नीदरलैंड इन्होंने कहा है कि ये एक ज्वाइंट टैक्टिकल हेडक्वार्टर बनाएंगे बाल्टिक्स में, जो कि नाटो जो फोर्सेस हैं उनको जो है वो कमांड करेगा। ठीक है। और इससे जो रशिया है उसके अगेंस्ट जो है वो उनको फंक्शन करने में जो है वो उन्होंने कहा है कि हेल्प मिलेगी। तो ये जो ज्वाइंट जर्मन डच कॉमन सेंटर है इसको फर्स्ट जेएनसी कहा गया है, जर्मन नीदरलैंड कॉर्प्स। और ये अपना एक एज्यूम करेंगी कमांड रोल और नाटोज ईस्टर्न फ्लैंक। ठीक है। स्पेशली जो एस्टोनिया और लातविया का जो रीजन है वहां पे। तो इन्होंने कहा है कि ये यहाँ पे अगर लगभग 50,000 ट्रूप्स को जो है वो डिप्लॉय करेंगी। पूरा प्लानिंग किया जाएगा कि कैसे जो है वो अगर कोई वॉर जो है वो ब्रेकआउट होती है तो कैसे ये फोर्सेस बेहतर तरीके से कॉपरेशन में काम करेंगी और जो है वो का मतलब कोऑर्डिनेशन से ये रशिया का जो थ्रेट है उसको जो है वो टैकल कर सकेंगे। तो ये जो फर्स्ट ये जर्मन नीदरलैंड कॉर्प्स है, ये स्टैब्लिश हुआ था 1995 में। ठीक है। ये एक मल्टीनेशनल कॉर्प्स है जो कि हेडक्वार्टर है, और ये जर्मन और डच आर्मी यूनिट्स को जो है वो इंटीग्रेट करने का काम करता है। इसके पहले इन्होंने नाटो का मिशन जो था अफगानिस्तान में बाल्कन्स में, उसमें भी जो है वो सर्विस प्रोवाइड किया था। तो अभी चूंकि जो सिचुएशन है ऑल ओवर वर्ल्ड ये थोड़ी सी क्रिटिकल है, और नाटो का जो क्राइसिस है वो भी है, मतलब रशिया नहीं चाहता है कि जो नाटो है वो ज्यादा और पावरफुल हो। इसी की वजह से यूक्रेन पे उन्होंने फर्दर फिर अटैक भी किया। क्यों? क्योंकि वो फिर रशिया के लिए एक खतरा रहेगा, क्योंकि जैसे यूएसएसआर पहले जो है वो उसका यूएसएसआर था, फिर बाद में वो स्प्लिट हो गया, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हो गई। तो रशिया अपने सिक्योरिटी के लिए उसको करता है, और नाटो का कहना है कि ये जो सारी कंट्रीज है इनको रशिया से थ्रेट है, तो इसके लिए ये बनाए हैं। और नाटो जो है वो यूएस के इसमें काफी हेल्प रहती है। लेकिन हाल फिलहाल में जैसे यूएस है, इन्होंने ईरान वॉर किया तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपनिंग को लेके और सपोर्ट को लेके इनका काफी विरोध दिया। तो इसके पहले ग्रीनलैंड को ऑक्युपाई करने का ये कह रहे थे, तो उसको लेके भी नाटो और यूएस में जो है उनका सारे इश्यूज हैं। तो इसके लिए इन्होंने अपना ये स्टार्ट किया है। फिर फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ये आया था 2016 में। इसके 10 इयर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और इस कोड के तहत जो लॉस थे रिलेटेड टू रीऑर्गेनाइजेशन और इंसॉल्वेंसी, इनको जो है वो पूरा एक बनाया गया था। और यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री इन्होंने कहा है कि ये जो कोड है ना सिर्फ ये एक लेजिस्लेटिव रिफॉर्म है, बल्कि इन्होंने जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। इनका बहुत फार रीचिंग जो है वो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है क्रेडिट मार्केट पे, कॉर्पोरेट बिहेवियर पे। जो इन्वेस्टर्स उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, इकोनॉमी की जो एफिशिएंसी है ये बढ़ी है। इसमें कहा गया है कि मार्च 2026 तक 1400 से ज्यादा जो केसेस हैं इनमें जो है वो इनको जो है वो इनको पूरा सॉर्ट आउट किया गया है। ठीक है। और उन्होंने कहा कि ये एक मेजर स्टेप था जिसके तहत फास्टर, स्ट्रॉन्गर
जो राइट्स हैं उनको प्रोवाइड किए गए हैं बैंक्स वगैरह को, ताकि जो बिजनेस है वो और बेहतर हो सके। फिर इसके अलावा जो हमारा बैंकिंग जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है इसका, इसमें अमेंडमेंट किया गया है अभी 2006 में। और इसमें काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। जो चैलेंजेस थे जिनको कि 2016 का जो कोड था उसमें नहीं सॉर्ट आउट कर पाया गया, तो उसको और बेहतर करने के लिए अभी इसमें अमेंडमेंट जो है वो किया गया है। ठीक है। और ये एक पूरा एक प्रोसेस है जिसमें कि नए जो फेज है उन मतलब नए तरीके से जो है वो चेंजेस किए गए हैं। और जो नया फ्रेमवर्क बना है इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, जो प्रोवाइड करता है एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म जिसके तहत जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी होती है तो उसको रिजॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है जिसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं। ये इवेल्युएट करते हैं कि क्या रिजोल्यूशन कैसे जो है वो किया जा सके, कैसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जा सके, जैसे जो भी फर्म है जो भी एंटिटी है उसमें जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है उसको जो है वो कम किया जा सके। ठीक है। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये फंक्शन करता है एज ए रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये पूरा जो भी इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस है उसको देखता है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स से रिलेटेड जो इश्यूज हैं इनको देखता है। और जो कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी के मैटर्स होते हैं इनको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इनमें अपील किया जाता है। और इसको जो तुम्हारा नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है ये पूरा देखता है। ठीक है। तो जो अमेंडमेंट किए गए हैं इनको जो है वो और बेहतर करने के लिए किया गया है कि जो 2016 के जो कोर्ट थे उससे और बेहतर किया जा सके। एक लगभग 10 साल के बाद जो इसमें काफी जो है वो चेंजेस किए गए हैं। और इसमें स्पेसिफिक जो है वो डेफिनेशन प्रोवाइड किए गई है। कुछ टर्म्स चेंज, जैसे सर्विस एंड प्रोवाइडर की क्या डेफिनेशन है। अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन पे चेंज किया गया है। फ्रॉडुलेंट और रॉन्गफुल ट्रेडिंग इसको चेंज किया गया है। तो काफी सारे चेंजेस इसमें किए गए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसका इसे 10 साल चूंकि हो गया है तो कोर्ट से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो एग्जामिनेशन से मेंस में भी जो है वो इसको पूछा जा सकता है। फिर काजीपेट रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये तेलंगाना में बन रहा है। और इसमें 200 इंटरसिटी ट्रेन्स जो है वो अगले आने वाले 5 इयर्स में जो है इनकी मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। इन ट्रेन्स को ऐसे डिजाइन किया जाएगा कि ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी अक्रॉस द कंट्री। ये अराउंड 300 किलोमीटर्स जो है वो पर ट्रिप में एरिया को कवर करेंगी। और इसमें टाउन्स और सिटीज के बीच में जो कम्युनिटेशन है उसको और बेहतर किया जाएगा। रीजनल जो कनेक्टिविटी है उसको और बेहतर किया जाएगा। ठीक है। तो ये जो रेल फैसिलिटी है ये काजीपेट तेलंगाना में है। और यहाँ पे जो है वो इंडियन रेलवेज का सारा जो है वो रोलिंग स्टॉक वगैरह जो है बनता है इसमें। वंदे भारत और जो अदर ट्रेनें हैं उनका भी जो है वो निर्माण होता है। तो इसके बारे में रेलवे मिनिस्ट्री ने जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। फिर यूनियन कोल मिनिस्टर है, इन्होंने कहा कि कोल गैसिफिकेशन जो है ये एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है, क्योंकि अभी जो हमारा जो इम्पोर्ट है वो काफी ज्यादा है। 3 लाख करोड़ से ज्यादा का जो है वो इम्पोर्ट करते हैं हम। रिलायंस है एनर्जी नीड्स के लिए बाहर की कंट्रीज पे। उन्होंने कहा कि कोल गैसिफिकेशन जो है ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा कोल को सिंग गैस में। और इसको फर्दर जो है वो यूज किया जाएगा केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और हाइड्रोजन के लिए। तो पहले मतलब ये चलता रहा मैम। तो कोल गैसिफिकेशन पे आजकल काफी ध्यान दिया जा रहा है। ये इंडिया का एक स्ट्रेटेजी है कि इसके थ्रू हम जो नेचुरल गैसेस और जो क्रूड ऑयल का जो हमारा इंपोर्ट है, जो डिपेंडेंसी है उसको कम कर सकें। और इसको जो है वो बनाया जा रहा है, एक्सप्लोर किया जाता है कि कैसे इससे हाइड्रोजन प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन पे वर्क किया जाए, क्योंकि हाइड्रोजन को काफी क्लीन और ग्रीन एनर्जी भी माना जाता है। इसके लिए भी गवर्नमेंट जो है वो फंडिंग कर रही है। और इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि जो हम एनर्जी के सेक्टर में जो है वो सेल्फ रिलायंट जो है वो बन सके। तो उसमें इन्होंने बताया कि 13 मई 2026 को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि एक स्कीम जिसके तहत ये सरफेस कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट इसको जो है वो प्रमोट करेंगे। और इसके लिए 35,500 करोड़ का एक आउटले रखा गया है कि उसे इतना पैसा गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी। और
ये इनिशिएटिव और भी इम्पोर्टेंट हो गई है क्योंकि अभी जो है वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रही है, जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो काफी बढ़ गए हैं, काफी प्रॉब्लम्स भी हो रही है। तो इसी को देखते हुए कोल गैसिफिकेशन को लेके जो है वो इस पे बार हो रहा है। कोल गैसिफिकेशन भी जो है वो आ सकता है एग्जाम में। फिर अभी 2 डे का जो है वो एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस हुआ ऑन नेशनल खरीफ कैंपेन 2026, न्यू दिल्ली में हुआ ये। और इसमें बताया गया, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, कि इंडिया में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और हर स्टेट और रीजन वाइज जो है वो क्लाइमेट कंडीशन बदलती है, तो कैसे बेहतर किया जा सके एनवायरमेंट एग्रीकल्चर को, उस पे गवर्नमेंट का पूरा फोकस है। और इसीलिए गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि रीजनल कॉन्फ्रेंसेस भी कराई जाएंगी। इंडिया में 8 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, जिनमें लगभग 5 में जो है कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। तो इन्होंने बोला कि हम हर जो भी जोन है, सब में जो है वो कॉन्फ्रेंस वगैरह कराएंगे, ताकि एग्रीकल्चर पे और बेहतर तरीके से वर्क किया जा सके। तो उन्होंने बताया कि इस बार इंडिया का जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, वो इसने सारे रिकॉर्ड्स को जो है वो ब्रेक कर दिया है। और 2025-26 में जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, ये 376.563 मिलियन टन रहा। ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 18.8 मिलियन टन ज्यादा रहा। ठीक है, ये एक नया बेंचमार्क इंडिया ने बनाया। राइस प्रोडक्शन में हम नंबर 1 हो गए हैं, हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। राइस प्रोडक्शन हमारा 154.024 मिलियन टन रहा। व्हीट प्रोडक्शन बढ़ के 120.657 मिलियन टन रहा। साथ ही साथ मेज का भी प्रोडक्शन बढ़ा है रिकॉर्ड लेवल पे, ये 55.095 रहा। इसके अलावा ऑयल सीड प्रोडक्शन ये भी बढ़ा है, और माना जा रहा है कि इस बार ये प्रोजेक्टेड है कि 43.059 मिलियन टन के लगभग रहेगा। साथ ही साथ ग्राउंड नट, रेप सीड, मस्टर्ड प्रोडक्शन, इनको भी बढ़ाने पे काम जो है वो पूरा हो रहा है। इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस में खेत बचाओ अभियान, इसके बारे में भी डिसीजन जो है वो पूरा किया गया, कि कैसे फार्म लैंड्स को जो है वो और बेहतर किया जाए। ठीक है, और एक सस्टेनेबल लैंड यूज को जो है वो बढ़ावा दिया जाए। तो इसमें जो भी पॉइंट्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो डेटा वगैरह है वो भी पूछा जाता है। फिर एक एनटीपीसी का नया सोलर प्रोजेक्ट बन रहा है कच्छ रीजन में, तो उसको लेके भी काफी फिर से विरोध वगैरह हो रहा है। जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो इंडिजिनस लोग हैं वहाँ पे। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये छारी धान वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये एक काफी फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इसको जो है वो रामसार प्रोटेक्टेड साइट घोषित किया गया था 2026 में। ये एक वेटलैंड है ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पे जो है ये एनटीपीसी का सोलर प्रोजेक्ट जो है वो बनेगा। और ये जो साइट है, माना जाता है कि यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं काफी सारी। और जो प्रपोज्ड एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है, ये इससे सिर्फ 500 मीटर्स की डिस्टेंस पे है। माना जा रहा है कि इससे इसकी जो इकोसिस्टम है इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये जो सोलर प्रोजेक्ट बनेगा, ये 16 विलेजेस में फैला रहेगा। और इसमें ये करीब 4500 एकड़ का जो लैंड है उसको एक्वायर करेंगे। और इसमें कीरो हिल्स है, और ये जो रामसार साइट है इसके लगभग 1400 जो है वो एरिया जो है इसमें करा जो है वो कवर होगा। इसको लेके मतलब विरोध हो रहा है कि जो है यहाँ पे मतलब इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और यहाँ पे मालधारीज जो है वो पॉपुलेशन है, ये पेस्टोरलिस्ट है। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि छोटी छोटी उसमें जो है वो खेती करते हैं। ठीक है, मतलब उनका कि आज यहाँ किया फिर वहां किया। ये इनका जो है अपनी गाय भैंसों इनको जो है वो चराते हैं। ट्रेडिशनल मतलब वो वहां पे रहते थे पहले से ही। ठीक है, तो इन्होंने इनका वो जो है वो विरोध जो है वो कर रहे हैं। इस पे भी का मतलब है, जो इन्वायरमेंटलिस्ट है उनका कहना है कि मतलब डेवलपमेंट ठीक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ऐसे रीजन्स हैं उनका जो इकोसिस्टम है उस पे इम्पैक्ट पड़े। तो ये एक लंबा डिबेट है, क्योंकि अगर आप कोई भी नया प्रोजेक्ट लेके आते हो तो कहीं ना कहीं वो जो भी सिस्टम है, इकोसिस्टम है, जो इकोलॉजी है, उसको इम्पैक्ट करता है। नए प्लांट्स बनाने के लिए ट्रीज वगैरह को काटा जाता है, तो जिसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर इंडिया ने जो सेक्रेड रेलिक्स हैं, ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सांची स्तूप, यहाँ से जो है मंगोलिया भेजेगा। और
ये जो रेलिक्स हैं या जो अवशेष हैं ये लॉर्ड गौतम बुद्धा के दो इनके जो है वो शिष्य थे, सारिपुत्रा और मौदगल्यायम इनका है। और पहली बार होगा कि ये जो रेलिक्स हैं इनको जो है वो लेके बाहर जो है वो जाएंगे, तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो इसको मंगोलिया लेके जाएगा। ठीक है। सांची स्तूप ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मध्य प्रदेश में है। और ये काफी फेमस है अपने एंशियंट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स और रेलिक्स के लिए जो है वो जाना जाता है। और ये सरिपुत्र और मौदगल्यायन ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। इसे कभी कभी पूछा जाता है, जैसे नाम दे दे के पूछ देते हैं, ये जो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो सरिपुत्र ये इनके शिष्य थे गौतम बुद्ध के, जो कि अपने विजडम के लिए काफी फेमस थे। और मौदगल्यायन ये अपनी सुपर नेचुरल पावर्स के लिए काफी जो है वो जाने जाते थे। फिर यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है। इन्होंने कहा कि जो सीज फायर है उसको जो है वो और एक्सटेंड करते हैं ये। ठीक है। और अभी इसके अलावा भी काफी सारे सीरियस एलिगेशंस लगे हैं। ईरान ने कहा है कि यूएस जो है वो उनके एरियाज को टारगेट कर रहा है। और ईरान भी यूएस के एयर बेसिस को जो है वो इस पे टारगेट कर रहा है, कुवैत में और बाकी जगहों पे। तो मतलब कितना ये सीज फायर चल पाएगा ये है। साथ ही साथ बात भी चल रहा है, मीडिएशन भी चल रहा है कि कैसे जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए और एक एग्रीमेंट हो सके। तो अभी मतलब चीजें जो है वो वैसी ही हैं। तो ऑफिशियली कहा गया है कि हाँ सीज फायर को और जो है वो एक्सटेंड किया जाएगा। फिर चाइना इन्होंने कहा है कि ये क्यूबा को सपोर्ट करेंगे यूएस के ब्लॉकेड के अगेंस्ट। क्यूबा काफी सफर कर रहा है, जो यूएस है इन्होंने पूरा इनको ब्लॉक कर रखा है। ठीक है। और चाइना के क्लोज टाइज हैं क्यूबा के साथ। क्यूबा एक कम्युनिस्ट स्टेट है, तो इन्होंने कहा है कि हम 60,000 टन ऑफ राइस जो है ये इनको देंगे, ताकि यहाँ पे शॉर्टेज है तो उसमें इनको जो है वो थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि हम जो है वो जस्टिस को अपहोल्ड करेंगे और क्यूबा के बिहाफ पे जो है वो अपना काम जो है वो करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम क्यूबा की इकोनॉमी को और बेहतर करने के लिए और जो वहाँ के लोग हैं उनको की जो लाइवलीहुड है उसको बेहतर करने के लिए और के लिए काम करेंगे। तो ये भी जो है वो नए तरीके का वो है, क्योंकि ट्रम्प ने काफी सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं क्यूबा पे भी। ठीक है। और हमें जैसे पता है कि जनवरी में इन्होंने वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे उनको कैप्चर कर लिया, उनको हटा दिया। और उसके बाद से जो सिचुएशन थी काफी टेंस थी। फिर उन्हें वेस्ट एशिया में ईरान पे जो है वो स्ट्राइक कर दी। तो अब देखना होगा कि आगे आने वाले टाइम में और फिर क्या चीजें जो है वो होती है। चाइना ने खुले तौर पे अनाउंस किया है कि हम क्यूबा को सपोर्ट करें। फिर चंद्रयान 2 भी मतलब ये काफी लॉन्च हुआ था 2019 में, जुलाई 22 2019 को श्रीहरिकोटा से। और इसका जो लैंडर था विक्रम ये क्रैश कर गया था जब ये उतरा था वहां पे। और जो इसका ऑर्बिटर था ये प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा था और डेटा वगैरह जो है वो भेज रहा था। तो अभी नए डेटा मिले हैं और इसमें साइंटिस्ट ने पूरा इसको स्टडी किया है। तो उन्होंने कहा है कि ऐसे एविडेंस मिले हैं कि सब सरफेस आइस जो है वो है जो मून है उसके साउथ पोलर रीजन पे। तो ये काफी इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है। और ये इनका एक डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रेडार पेलोड था, इससे इनको जो है ये डेटा जो है वो मिला है। तो इसका पूरा इन लोगों ने एनालिसिस वगैरह किया है और उसमें और भी चीजें ये देख रहे हैं। जो ये फाइंडिंग्स हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे फ्यूचर के जो लूनर मिशन होने वाले हैं कैसे हम उसको एक्सप्लोर करते हैं, कैसे जो वहाँ पे रिसोर्सेज मिलते हैं उनको फर्दर यूटिलाइज करते हैं। क्योंकि लून जो चंद्रमा है जो मून है वहाँ पे ह्यूमन हैबिटेट्स को बनाने का भी प्लानिंग जो है वो चल रहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो है वो भी रिसर्च है। फिर ये राजा रणधीर सिंह ये इंडियन शूटिंग चैंपियन थे। काफी इन्होंने जो है वो ओलंपिक में काफी रिकॉर्ड्स बनाए थे। ये 5 ओलंपिक्स इन्होंने जो है वो खेले थे। ठीक है। और इनका जो है वो डेथ हो गया है। और इन्होंने कंट्री का पहला एशियन गेम गोल्ड भी जीता था इसी में शूटिंग में ही 1978 में। उनके अचीवमेंट्स के बारे में इसमें पूरा बताया गया है। और ये कपूरथला की रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे। फिर 39th नेशनल गेम्स ये शेड्यूल्ड है मेघालय में होंगे।
ठीक है। और मेघालय को एज अ होस्ट जो है वो स्टेट जो है वो रखा गया है। नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया ये सबसे पहली बार जो है वो हुए थे 1924 में। और इसके तहत जो कंट्री में जो स्पोर्टिंग टैलेंट है उनको और बढ़ावा दिया जाता है। फिर ये रिवाइव हुए थे 1980s में। और उसके बाद से इनके काफी सारे एडिशन जो है वो अभी हुए हैं। ठीक है, तो अभी जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो है वो अब ये होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है इसका एक्ट एक ईस्ट पॉलिसी है, जिसके तहत जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पे स्पोर्ट को प्रमोट किया जा रहा है। उनका शेड्यूल जो है ये 27 में मेघालय में होगा। तो जैसे कभी कभी पूछ दिया जाता है, जैसे 26 का ना पूछ के पूछ देंगे 27 के बारे में कि कहाँ पे ये होगा। तो यही है आज का सारा करंट अफेयर्स। तो आप चैनल पे हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।